नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री कर्नाटक के शिमोगा में जनसभा को किया संबोधित। गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत को बताया भाजपा की प्राथमिकता। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। मां और बेटी को बताया शक्ति का स्वरूप। एक्शन में चुनाव आयोग। 6 राज्यों में गृह सचिव को हटाने के जारी किया आदेश। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के दिए आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा, बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दें। एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक देना है हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। तुरंत सरेंडर करने के आदेश। मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 10 महीने से थे जेल के बाहर। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल में भी सीट बंटवारे पर माथापच्ची। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर। कहा, ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण बना हादसे की वजह। अधिकारियों के बजाय खुद मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर चुनाव आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। विस्तार से देख लेते हैं समाचारों को। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम ने आज सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के शिमोगा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। कोई यहां सीएम इन वेटिंग है, कोई यहां फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट है, कोई यहां सुपर सीएम है, कोई यहां शैडो सीएम है और इतने सारे सीएम के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी है। कांग्रेस की इस करतूत का नुकसान कर्नाटका के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रति कर्नाटका के लोगों का आक्रोश देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना जगतियाल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुंबई में रविवार को हुई इंडी की जनसभा में राहुल गांधी के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शक्ति के खिलाफ लड़ाई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये चुनाव उसी शक्ति की रक्षा के लिए है। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का घोषणा पत्र जग जाहिर हो चुका है। शक्ति के खिलाफ ऐसे लोगों को 4 जून को पता चलेगा कि शक्ति की रक्षा करने वालों की जीत होगी या शक्ति के विनाश का इरादा रखने वालों की। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कहा कि उनके बयान बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए उनके अस्तित्व को भी खारिज किया और यही वजह है कि भारत ने उन्हें अपने नेता के रूप में खारिज कर दिया है। और स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं।
तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं, भारत की तरक्की, उससे इनको खास तरह की कोई एलर्जिक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं के विरोध का कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। वोट बैंक की ताली के लिए विपक्ष का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का विरोध और उनको गाली देना है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे जी के सामने शिवाजी मैदान में कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम इस शक्ति के खिलाफ है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब कि हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो, ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। और ये कोई सहयोग की बात नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। पीएम मोदी के कोयम्बटूर में होने वाले रोड शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बताया कि ये रोड शो लगभग 3 किलोमीटर तक चलेगा। That is happening, not a public meeting. And the people of Coimbatore are already turning up in big numbers, historic numbers. And this we call in Tamil as Makkal Darisana Yatrai, meaning Pradhamar is here to take blessings of people. Makkal Darisana Yatrai. So Pradhamar will meet people. Honorable Prime Minister is taking blessings from the people of Coimbatore. It will be historic, truly historic. It has got a lot of significance, the whole road show, 3-kilometer area. In fact, the ending point is a place where 1998 a bomb blast has happened. And the Honorable PM is paying his tribute to all the people who have lost their life February 14, 1998, and it carries a lot of emotional significance to the people of Coimbatore. उत्तर प्रदेश के लालगंज से बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद आज भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ उनके पति और पूर्व विधायक भी भाजपा में शामिल हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा खुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों अर्थात गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, ID लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया है। इस मामले में मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। बीती साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताया। बता दें कि ईडी ने रविवार को उन्हें 2 सम्मन भेजे थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च, जबकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां सम्मन है। पिछले सम्मन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की लगभग 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और IMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का परिचालन करने वाली वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की ये जमीन उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भूमि और भवन के रूप में है। प्रवर्तन निदेशालय ने SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की तुरंत रिहाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया। मिशेल का कहना है कि वो जेल में 5 साल 3 महीने की सजा काट चुका है, जिस मामले में उसे आरोपी बनाया गया है। उसमें 2014 का संशोधन से पहले सिर्फ 5 साल की अधिकतम सजा ही हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत इस पर याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। आप जमानत अर्जी दाखिल करें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना
साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रुज की है। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर है। इस विषय पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि यह घटना टीएमसी की निर्मित आपदा है और अगर 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है तो कुछ प्रासंगिक सवालों के जवाब देने की जरूरत होती है। कोलकाता नगर निगम में लंबे समय से बैठे लोग हमेशा आपदा आने का इंतजार करते हैं। 2010 से टीएमसी का कोलकाता नगर निगम पर कब्जा है और स्थानीय पार्षदों, प्रमोटरों और स्थानीय पुलिस के बीच मिलीभगत से कोलकाता में 5000 से अधिक जल निकायों को अवैध रूप से भर दिया गया है और भूखंडों पर अवैध इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। घटनास्थल के मेयर फिरहाद हकीम का गृह क्षेत्र है और उनके गार्डन रीच एरिया में ही ऐसे 800 से ज्यादा अवैध निर्माण मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग करते हुए टीएमसी नेता शम्स इकबाल को अवैध निर्माणों का बेताज बादशाह भी कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों और घायलों के लिए दी जा रही सहायता राशि को कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मुआवजे की राशि की कोई भी घोषणा केवल अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मंजुमदार ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो फिरहाद हकीम के लिए कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण का प्रबंधन करता है और शम्स इकबाल के भाई मोगली को पहले ईडी ने तलब किया था। क्या ये मामले पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण के रैकेट से जुड़े हुए हैं? बड़ा सवाल यहां पर। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर भाजपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे सैयद जफर को भोपाल के भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सीएम मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा उज्जैन, आलोट, रतलाम, दमोह और रीवा के भी स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हमारे शहीद भाई ये मनीषा दुबे जी पथरिया की बहन जी हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। पूरा चुनाव करूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में मसरूफ हैं। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें यूपी की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीट दी है। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुभाष सपा, अपना दल, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अभी तक 2 सूची के जरिए कुल 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और बात एनडीए की करें तो आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर के लिए नीतीश आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। अब देखना होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होता है, कितनी सीटों का बंटवारा होता है।
कहा जा रहा है कि कल मंगलवार को बिहार के लिए एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बना चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग ने तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। वित्त वर्ष 2015 से 23 के बीच खिलौना निर्यात में 239% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज भारत खिलौना उद्योग का मुख्य निर्यातक बन गया है। भारत में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन +1 रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70% किए जाने से भारत के खिलौना उद्योग में तेजी आई है। मेक इन इंडिया का असर भारत से होने वाले निर्यात पर काफी पड़ा है। देश से होने वाला निर्यात फरवरी में 20 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा है उनमें अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते वर्ष दिसंबर से लगातार 3 महीनों के तक निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष देश अमेरिका रहा है, जिसको भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 22% बढ़कर $7.2 अरब हो गया है। और इस वक्त की अहम खबर इस वक्त आ रही है। आजम खान को 7 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। कद्दावर नेता आजम खान, जिन्हें रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में ये सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आजम खान जिन्हें 7 साल की सजा दी है यहां पर अदालत ने, और ये चर्चित कांड रहा था बेहद। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को ये सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में उन्हें ये सजा सुनाई गई है। लंबे समय से ये मामला लंबित था, चर्चा में था, और यहां पर उन्हें 7 साल की सजा मिली है। विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। जी विकास, बताइए क्या कुछ कहा अदालत ने? जी बिल्कुल, अदालत ने आजम खान समेत उनके 4 लोगों को दोषी ठहराया है, जिसमें आजम खान को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला 2016 का है। लगभग जो है कह रहे जब आसरा आवास बन रहे थे वहां पर, डूंगरपुर रामपुर का है ये। यहाँ पर वहां पे पहले से कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन उस समय आप जान सकते हैं इस मामले को देखकर कि आजम खान का कितना दबदबा था रामपुर में। जो बोलते थे वो होता था, चाहे वो कानूनी रूप से सही हो या ना हो। उन्हीं सब मामलों की आज जो है कह रहे हैं मामले की लंबी सुनवाई चली है। उसके बाद आजम खान को दोषी करार दिया गया था और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। कहीं ना कहीं यह फैसला इस बात को दर्शाता है कि जिन लोगों ने कुकृत किए हैं, गलत काम किए हैं, उनको सजा मिलने का समय अब आ गया है। प्रदेश में हम देख रहे हैं, इससे पहले चाहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो, अदालत से लगातार जो है कह रहे हैं सजा सुनाई गई हो। कहीं ना कहीं जो अभियोजन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से लोगों को सजा दिलाने के लिए, ये उत्तर प्रदेश में अब काफी काम हो रहा है। जो अपराधी हैं उनको सजा मिल रही है, जिन्होंने गलत काम किए हैं उनको अदालत के द्वारा कानून की तरफ से, पुलिस की तरफ से बराबर प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है। लगातार पुलिस जो है तेजी से कार्रवाई कर रही है अभियोजन की। उसी का परिणाम ये है कि जो लोग गलत किए हैं उनको सजा मिल रही है। उसी के मद्देनजर आजम खान का नाम वैसे भी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चित था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कहे जाते थे कि उनका दबदबा एक अलग ही रहता था। तो हम देख सकते हैं उन सारी चीजों को उस समय था, लेकिन आज के दौर में आजम खान जेल में है। कई मामलों में उनको सजा हो चुकी है। अब ये मामला भी ऐसा ही दर्शाता है कि किस तरीके से रौब और अहंकार के दम पर अपनी सत्ता उन्होंने एक बना रखी थी रामपुर में। उसी का परिणाम ये है कि अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है और 7 साल की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल, तो सीतापुर जेल में बंद थे सपा नेता और
उसके बाद इन्हें कोर्ट में लाया गया। एक के बाद एक जो अदालत है वो उनके खिलाफ सजा सुना रही है। जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं विकास कि एक समय उनका रसूख था, दबदबा था, और आज इस वक्त हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक उनको खिलाफ अदालत की तरफ से फैसला सामने आ रहा है। लेकिन और क्या कुछ का अदालत ने और कब जो क्या कहते हैं जिस तरह से दोषी करार दिया गया, उनके साथ 4 और लोगों को भी दोषी करार दिया गया? जी बिल्कुल, उसके साथ में वहां पर जो ठेकेदार थे, पूरे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन लोगों को भी दोषी करार दिया गया है। लेकिन आजम खान को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना का टोटल जुर्माना सभी सजाओं में छोटी छोटी मिलाया जाएगा, तो तकरीबन 9 लाख का जुर्माना बनेगा, क्योंकि बाकी में उनको 5 साल 2 साल की सजा मिली है। मैक्सिमम सजा 452 में उनको 7 साल की मिली है, तो 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना आजम खान के लिए ये बड़ी बात है। और ये सख्त संदेश है कोर्ट की तरफ से कि जो भी अपराध करेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस की भी हम करनी होगी कि जिस तरीके से पैरवी की जा रही है अब मामलों की। पिछले दिनों में लगातार जो संगठित अपराध को खत्म करने के लिए जो अपराधी पकड़े गए हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन तेजी से किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर, एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान को सुनाई सजा। 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। रामपुर का जो चर्चित डूंगरपुर मामला था उसमें यहाँ पर सजा सुनाई गई है आजम खान को। अभी भी वो जेल में ही है और यहाँ पर एक बार फिर उन्हें 7 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभाग, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच, और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, समय हो गया है पंचायत। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज।